Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to study the applications of projectile motion, जिसमें सबसे पहले जो application है to the ballistic missiles है। यानी ये जो हमने projectile motion का टॉपिक पढ़ा, इसमें आपने कंप्लीट वो देखा कि आप किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को जब प्रोजेक्ट करते हैं बाय मेकिंग एनी एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल, और ये वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो वो एक स्ट्रेट पाथ कवर नहीं करती, वो एक लीनियर मोशन नहीं करती, बल्कि वो एक पैराबोलिक पाथ को कवर करती है और एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है। ठीक है, तो आज हम उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स में इन प्रोजेक्टाइल मोशन की इसकी क्या एप्लीकेशन है, क्या फ़ायदे हैं। सो a ballistic flight is that in which a projectile is given an initial push and then it is allowed to move freely due to the inertia and under the action of gravity। ठीक है, यानी बैलिस्टिक फ्लाइट या बैलिस्टिक मिसाइल में जो उसका पाथ होता है वो ऐसा प्रोजेक्टाइल वो भी प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ किसी इनिशियल एक दफ़ा उसको इनिशियल पुश के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, फिर वो फ्रीली मूव करता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और अपने इनर्शिया की वजह से, अपने जो मैस की वजह से। An unpowered and unguided missile is called the ballistic missile and the path followed by it is called the ballistic trajectory। ये एक अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसको बाद में कंट्रोल नहीं कर सकते। एक दफ़ा आप इसे इनिशियल पुश के साथ अगर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो दोबारा आप इसको बीच में आके आप इसकी कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसलिए ये अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल कहलाता है और वो बैलिस्टिक मिसाइल होता है, और इसका जो पाथ वो कवर करता है उसको आप उसकी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यानी एक एप्लीकेशन है इसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स में, जो कि अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल्स हैं जिनको आप एक दफ़ा इनिशियल वेलोसिटी के साथ पुश करेंगे और बाद में उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरह के मिसाइल्स के अंदर आपके ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम स्टडी करें, उसकी क्या एप्लीकेशन है। As discussed before, a ballistic missile moves in a way that the result of the superposition of the two independent motions, a straight line inertial flight in the direction of the launch and the vertical gravity fall। जब भी ballistic missile मूव करेगा, जाहिर सी बात है वो अपने इनर्शियल फ्लाइट यानी उसके अपने मैस की वजह से और ग्रेविटी के वो जो जिसके अंडर वो मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसकी वजह से वो दो इंडिपेंडेंट सुपरपोजिशन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट मोशंस के नतीजे में वो आता है। एक तो उसकी स्ट्रेट लाइन जो उसकी अपनी फ्लाइट है इन द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्च, और दूसरा फिर जो उसके अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो उसके ऊपर इफेक्ट होगा, वो जो उसकी वर्टिकल मोशन है वो ग्रेविटी फॉल की वजह से होगा। ठीक है, तो ये टू डायमेंशन मोशन है। बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया an object should sail straight off in the direction thrown at constant speed equal to its initial speed, particularly in the empty space। लॉ ऑफ इनर्शिया तो ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है आप उसको जिस डायरेक्शन में फेंकेंगे स्ट्रेट ऑफ, वो जिस डायरेक्शन में उसको थ्रो करेंगे कांस्टेंट स्पीड के साथ, वो उसकी इनिशियल स्पीड और के इक्वल होनी चाहिए और वो सीधी जानी चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना, और पर्टिकुलरली इन द एम्प्टी स्पेस। और एम्प्टी स्पेस में हम बात करें, एम्प्टी स्पेस का मतलब है जहां ना कोई एयर रेजिस्टेंस होगी, ना कोई एयर फ्रिक्शन होगी, ना कोई ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि आपका लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि आप जिस डायरेक्शन में भी उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में भी आप उसको थ्रो करेंगे, तो उसको कांस्टेंट स्पीड के साथ वो इक्वल वो कांस्टेंट स्पीड जो उसकी इनिशियल स्पीड के इक्वल होनी चाहिए थी, और उसको ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया ये आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं ना। तो एम्प्टी स्पेस की बात करें, और वहाँ पे पर्टिकुलरली इन एम्प्टी स्पेस, यानी ये सब कब पॉसिबल है, जब आपके पास कोई एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन वगैरह, कोई ग्रेविटी का इफेक्ट ना हो। बट द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल अल्टर द स्ट्रेट पाथ इनटू द कर्व ट्रेजेक्ट्री। लेकिन हमें पता है कि जो डाउनवर्ड आपकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी स्ट्रेट पाथ को कर्व ट्रेजेक्ट्री में चेंज कर देती है। जाना उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट चाहिए था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास ग्रेविटी का इफेक्ट होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ डाउनवर्ड खींचता है, वो उसको अल्टर मीन्स चेंज कर देगा, उसकी स्ट्रेट पाथ को कर्व बना देगा। जाना उस ऑब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रेट चाहिए था। जब कोई जो क्रिकेटर है जब अगर वो थ्रो करता तो वो थ्रो बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं जाती, वो कर्व्ड जाती है, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री में जाती है। वो क्यों जाती है? क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट भी होता है, वो टू डायमेंशन मोशन होती है। ठीक है, वो कोई लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन में वन डायमेंशन मोशन नहीं होती। फॉर शॉर्ट रेंजेस एंड फ्लैट अर्थ अप्रॉक्सीमेशन, अगर हम ये सोचें कि हमारी छोटे से फासले के लिए अगर हम बात करें
ज़्यादा दूर की बात ना करें, एक छोटी रेंज के लिए, यानी छोटा एक फासला है, ठीक है, हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस है आपका वो छोटा है, और फ्लैट अर्थ अप्रॉक्सीमेशन। और आपको पता है जब हम छोटा कंसीडर करेंगे रेंज, ज़मीन को हम फ्लैट भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जब हम ज़मीन के एक छोटे से हिस्से की बात कर रहे हैं कि शॉर्ट रेंज की, तो वहाँ पे हम अर्थ को फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं। उस वक्त द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगी, ठीक है। जैसे आपने पीछे वो जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ी उसमें आपने देखा कि पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्रीज हैं इस तरह की। ऐसी ट्रेजेक्ट्री होगी तब जब आप ज़मीन को फ्लैट कंसीडर करें और शॉर्ट रेंज की बात करें। बट द ड्रैगलेस बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉर द स्फेरिकल अर्थ शुड एक्चुअली बी एलिप्टिकल। लेकिन वो जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है, जो बैलिस्टिक मिसाइल की जो पाथ बैलिस्टिक मिसाइल कवर करता है, चूंकि अर्थ स्फेयर है, तो उसके लिए असल में जो एक्चुअली बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, एलिप्टिकल होती है। एलिप्टिकल किसको कहते हैं, बैजवी शक्ल की, इस तरह की, इसको हम एलिप्टिकल पाथ कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की असल में उसकी ट्रेजेक्ट्री इस तरह की होती है। क्यों होती है, क्योंकि अर्थ आपका एक स्फेयर है और आप बैलिस्टिक मिसाइल को शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ नहीं कर रहे, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो हाई स्पीड्स पे और लॉन्ग ट्रेजेक्ट्रीज के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए हम एयर फ्रिक्शन को भी जो हाई स्पीड के ऊपर अगर हम लॉन्ग रेंज और लॉन्ग ट्रेजेक्ट्रीज की बात करें, जैसे हमने कहा कि ज़मीन को स्फेरिकल कंसीडर किया, तो फिर आपकी असल में जो ट्रेजेक्ट्री वो एलिप्टिकल है। और इस तरह हाई स्पीड पे और लॉन्ग ट्रेजेक्ट्रीज के लिए एयर फ्रिक्शन भी नेग्लिजिबल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि बीच में एयर रेजिस्टेंस और एयर फ्रिक्शन उस पर एक्ट ना करे। समटाइम्स द फोर्स ऑफ एयर फ्रिक्शन इज मोर देन ग्रेविटी। और कभी तो ऐसा होता है कि जो आपकी एयर फ्रिक्शन है और एयर रेजिस्टेंस है वो ग्रेविटी से ज़्यादा एक्ट करती है। इट इफेक्ट्स बोथ हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल मोशंस। वो ना सिर्फ हॉरिजेंटल मोशन को बल्कि वर्टिकल मोशन को भी इफेक्ट करती है, एयर रेजिस्टेंस और एयर जो आपकी फ्रिक्शन होती है। Therefore, it is completely unrealistic to neglect the aerodynamic forces. Aerodynamic forces यही इन्हीं forces को कह रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन वगैरह। इन तमाम forces जो आपको हवा से वो उस मिसाइल को फेस करनी पड़ेंगी, वो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक है अगर हम उन्हें निगलेक्ट कर दें, ठीक है। इसलिए हम उन्हें निगलेक्ट नहीं उन फोर्सेस को कर सकते, एयर रेजिस्टेंस को और एयर फ्रिक्शन को, एरोडायनामिक फोर्सेस को। द शूटिंग ऑफ द मिसाइल ऑन अ सिलेक्टेड डिस्टेंट स्पॉट इज़ अ मेजर एलिमेंट ऑफ द वॉरफेयर। अगर आप मिसाइल को फायर करें और सिलेक्टेड डिस्टेंस के लिए, यानी अगर हमें पता हो कि हमने यहाँ से मिसाइल फायर करना और वो कहाँ जाके फॉल करना चाहिए उसको, वो हमने सिलेक्टेड स्पॉट एक बनाया हो, तो जब हम मिसाइल को शूट करते हैं सिलेक्टेड डिस्टेंस स्पॉट के लिए, वो मेजर एलिमेंट है वॉरफेयर में। और ज़्यादातर ये कहाँ यूज़ होती है ये एप्लीकेशन, वॉरफेयर में। वॉरफेयर का मतलब है कि जब जंग वगैरह में हमें पता होता है दुश्मन का हदफ, हमें पता होता है अपना हदफ कि हमने दुश्मन के कौन से इलाके को जो है और कौन सी जगह को हमने हिट करना है। तो फिर उन वैसी जो जब हमें हमारा शूटिंग पॉइंट पता हो और हमें अपना फाइनल जो है वो पता हो सिलेक्टेड कि हमने किस स्पॉट को हिट करना है, तो फिर ये जो शूटिंग ऑफ मिसाइल है ये वॉरफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी। इट अंडरगोज कॉम्प्लिकेटेड मोशंस ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन एंड विंड वगैरह। यानी अगर हवा तेज चल जाए और एयर फ्रिक्शन बीच में आ जाए क्योंकि हमने उसको इग्नोर किया था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं। Consequently, the angle of the projection cannot be found by the geometry of the situation at the moment of launching. इसके नतीजे में क्या होता है कि जो आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, आप उसको यानी जिस एंगल से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने प्रोजेक्टाइल को, कैन नॉट बी फाउंड बाय ज्योमेट्री ऑफ द सिचुएशन एट दैट मोमेंट ऑफ लॉन्चिंग। आप उसको लॉन्चिंग के मोमेंट पे आप उसे ज्योमेट्री की मदद से कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब आप बीच में आप उस वक्त तो आप इग्नोर करते हैं ना कि आप जिस एंगल से उसको प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ज़रूरी नहीं है वो उसी एंगल से जाए। क्यों? क्योंकि बीच में एयर रेजिस्टेंस और एयर फ्रिक्शन की वजह से, विंड की वजह से उसका एंगल चेंज भी हो सकता है। सो द एक्चुअल फ्लाइट्स ऑफ द मिसाइल्स आर वर्कड आउट टू हाई डिग्रीज ऑफ प्रिसीजन एंड द रिजल्ट वर कंटेन्ड इन टेबुलर फॉर्म। इसीलिए जो एक्चुअल फ्लाइट्स होती है मिसाइल्स की वो हाई डिग्रीज ऑफ प्रिसीजन तक काम करती हैं। यानी हम उसका एक एंगल कंसीडर नहीं करते, उसके कई एंगल्स तक हमें पता होता है कि ये कितने एंगल्स पे मूव कर सकता है, और उसके नतीजे में एंड द रिजल्ट वर कंबाइंड इन टेबल, और फिर हम उसके रिजल्ट्स को डिफरेंट एंगल्स के लिए टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस एंगल पे इसका ये रिजल्ट आया, इस एंगल पे ये रिजल्ट आया। क्योंकि वो एक एंगल के साथ कॉन्स्टेंटली मूव नहीं कर सकता, विंड की वजह से, एयर रेजिस्टेंस, एयर फ्रिक्शन की वजह से उसका एंगल कैन चेंज।
और फिर हम उसको टेबुलर फॉर्म में उसके डिफरेंट एंगल्स के लिए उसके रिजल्ट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। सो द मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी डिस्कस्ड हियर। तो इस तरह से बाद में वो जो उसकी ट्रेजेक्ट्री, जो उसका रास्ता बनेगा, वो उसको बहुत मुश्किल है डिस्कस करना। द बैलिस्टिक मिसाइल्स आर यूजफुल ओनली फॉर द शॉर्ट रेंजेस। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी हम बात करें, जो अनपावर्ड और अनगाइडेड मिसाइल्स हैं आपके, और जिनको सिर्फ आप एक दफ़ा इनिशियल वेलोसिटी दे देते हैं और उसके बाद वो फिर बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हैं, इस तरह के जो मिसाइल्स हैं ये सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होते हैं, जिनको आप बाद में कंट्रोल नहीं कर सकते। एक दफ़ा आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी, बाद में आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होते हैं। फॉर लॉन्ग रेंजेस एंड ग्रेटर प्रिसीजन पावर्ड एंड रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स जो है वो यूज़ होते हैं। अगर आपने लॉन्ग रेंज के लिए और ज़्यादा प्रिसीजन के साथ आपने करना है, ग्रेटर प्रिसीजन में, तो उसमें आप पावर्ड और गाइडेड मिसाइल्स जो आपके होंगे रिमोट कंट्रोल, जिनको आप रिमोट कंट्रोल से बाद में अगर आपका जो है वो हदफ चेंज हो गया, आप कहीं और उसको फॉल कराना चाह रहे हैं, या अगर आप उसको फॉल नहीं कराना चाह रहे, तो आप उसे रिमोट कंट्रोल से आप उसको वापस भी बुला सकते हैं, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी हर चीज़ को आप उसको गाइड कर सकते हैं उस मिसाइल को। ठीक है, आप उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको वापस भी बुला सकते हैं, उसकी स्पीड कम ज़्यादा यानी आप कर सकते हैं। तो उस तरह के जो मिसाइल्स हैं वो लॉन्ग रेंज के लिए रिमोट कंट्रोल और गाइडेड मिसाइल्स यूज़ होते हैं, ना कि ये आपके बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ होंगे, क्योंकि ये मिसाइल्स अनपावर्ड अनगाइडेड होते हैं। ये सिर्फ शॉर्ट रेंज तक के लिए यूज़ हो सकते हैं, जहाँ पे आप अर्थ को एज अ फ्लैट सरफेस कंसीडर करते हैं, और फिर आप इस बैलिस्टिक मिसाइल की जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है, आप उसे जो एलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री है, जो बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है उसकी जो एलिप्टिकल शेप बनाती है, आप उसको शॉर्ट रेंज के लिए पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपने एप्लीकेशन पढ़ी है बैलिस्टिक मिसाइल्स की एज एन ये, और ये एप्लीकेशन है बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन की, कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो ज़्यादातर मिसाइल्स की प्रोजेक्शन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स में अनपावर्ड अनगाइडेड मिसाइल्स हैं जो, बल्कि उसके अलावा लॉन्ग रेंज के लिए ग्रेट प्रिसीजन में रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल्स और पावर्ड मिसाइल्स के लिए भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये एक अहम एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, जो आज हमने स्टडी की है। इसके बाद ये एग्जाम्पल है जो आपकी सिलेबस में इंक्लूड है, इसको देख लें। अ बॉल इज थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, या आप इसका डाटा बनाएं कि बॉल को थ्रो किया गया है 30 मीटर पर सेकेंड के इन अ डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल 30 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट टू विच इट राइजेस, आपने उसकी हाइट निकालनी है, द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, आपने उसकी हाइट भी निकालनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालनी है। ये सब वो फार्मूले जो लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट किए थे, आपको अगर ये फार्मूला जुबानी याद होंगे तो आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने आपको स्पीड दी है और उसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल दिया 30 डिग्री, तो आप उसके जो आपकी स्पीड के दोनों कंपोनेंट्स आप निकाल सकते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी और उसका वर्टिकल कंपोनेंट की जो है वो भी उसकी वेलोसिटी की निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वी आई वाई जो है वो इक्वल टू वी आई साइन थीटा होगा। अब ये वी आई कॉस थीटा यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है 30 और मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ एंगल आपको कितना गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, ये आप उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। उसके बाद आपने जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालनी है वी आई साइन थीटा, उसमें आप वी आई जो है वो 30 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, वो आप निकाल के ये उसका 15 मीटर पर सेकंड। तो ये आपने उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लिया। आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कॉस थीटा के साथ लिखते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो साइन थीटा के साथ लिखते हैं। अब आप उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला जो आपने कल पढ़ा था वो आप यूज़ कर सकते हैं कि टी इज इक्वल टू 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी, और ये जो है अब आपने 2 और डिवाइडेड बाय जी की कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वी आई साइन थीटा वो वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पे 15 वो आप इधर पुट कर सकते हैं, और पुट करने के बाद ये आपका टोटल टाइम जो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स बैक द ग्राउंड, वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपने कैलकुलेट कर ली है। उसके बाद हाइट आप उसकी निकाल सकते हैं वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, ये वी आई स्क्वायर, ये जो वी आई साइन थीटा आपने निकाला यहाँ पे 15, ठीक है, उस 15 का आप जो है वो वी आई साइन थीटा का 15 का आप स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे अगर आप ये वी आई साइन थीटा का होल का स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर इन्होंने यहाँ पे कैसे किया हुआ है कि वी आई जो आपको दी हुई थी 30 मीटर पर सेकंड उसको अलग से उसका स्क्वायर दिया, और साइन जो है आपका साइन 30, ठीक है ना, ये जो 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ था साइन 30 का अलग से स्क्वायर दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या आपने जो वी आई साइन थीटा ऊपर निकाली थी उसका इकट्ठा स्क्वायर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मर्जी है, आप चाहे उसका वी आई साइन थीटा का होल का स्क्वायर कर लें या फिर इन दोनों का अलग स्क्वायर करें। डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जी क्या होता है 9.8,
ठीक है, ये अब आपने सॉल्व करना, तो यहाँ से ये हाइट की वैल्यू आ गई। उसके बाद फाइनली आपने रेंज निकालना है। रेंज का फार्मूला भी आपने कैलकुलेट किया था इन द लास्ट लेक्चर कि r इज इक्वल टू वी आई स्क्र साइन 2 थीटा ओवर जी। अब आप वी आई आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड आपको गिवन थी, उसका आपने स्क्वायर किया मल्टीप्लाई बाय साइन 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा थीटा क्या था 30 डिग्री जो आपको इधर गिवन है वो आप यूज़ करेंगे, और उसके बाद साइन 2 इंटू 30 यानी ये 2 मल्टीप्लाई बाय 30 साइन 60 हो जाएगा ना। साइन 60 को की वैल्यू कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास उसकी रेंज की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये देखें फॉर योर इन्फॉर्मेशन में उसमें उन्होंने आपको बताया कि ये एक्चुअल पाथ है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन ये आपका आइडियल पाथ होता है। आइडियल पाथ आप सोचते हैं कि ऐसे जाना चाहिए आपके प्रोजेक्टाइल को, एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल ऐसे जाता है ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर फ्रिक्शन द ट्रेजेक्टरी ऑफ द हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल फॉल शॉर्ट ऑफ अ पैराबोलिक पाथ, वो ऐसा होता है। तो ये दोनों में उन्होंने डिफरेंस आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन में बता दिया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आपको आज के लेक्चर में अगर कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, student. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also like my channel, share my channel, and press the bell icon for future notifications. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.